तो बच्चा लोग अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में और बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। आज अपन चर्चा करेंगे अगला नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूट्रोफिकेशन। क्या है? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन को हिंदी में सुपोषण नाम से पुकारा जाता है। हिंदी के एनसीईआरटी में इसको सुपोषण लिखा हुआ है। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन क्या होता है, चर्चा करते हैं। देखो, आपने यूट्रोफिक पढ़ा है। यूट्रोफिक शब्द का मतलब होता है मिनरल या न्यूट्रिशन से रिच हो जाना, यानी कि मिनरल या न्यूट्रिशन एनरिच हो गया, एनरिच, इसको आप क्या कहेंगे? यूट्रोफिक कहेंगे। यूट्रोफिक और यूट्रोफिकेशन अलग अलग शब्द है। अगर मान लीजिए किसी लेक के अंदर, किसी झील के अंदर, ये सारा झील के अंदर पढ़ा हूं, किसी झील के अंदर मिनरल और न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा आ गए, तो ज्यादा मिनरल और न्यूट्रिशन की वजह से वहां पर एल्गी के मजे आ जाएंगे और बहुत मजे से ग्रोथ करेगी। और एल्गी जब बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है इसको एल्गल ब्लूम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम। तो यहाँ पर एल्गल ब्लूम आ जाएगा और ये झूम जाएगी, जिसको हिंदी में कहते हैं शैवाल प्रस्फुटन। क्या कहते हैं? शैवाल प्रस्फुटन। नाम तो सुना ही होगा। अगर शैवाल प्रस्फुटन हो गया, एल्गी बहुत ज्यादा हो गई, तो झील के अंदर बीओडी, अरे बोलो, ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब डीओ कम हो जाएगी। तो बीओडी ज्यादा हो जाएगी और डीए कम हो जाएगी। इस वजह से उस झील के अंदर जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो मरने लगेंगे और उनकी डेड बॉडी जमा होती जाएगी और झील भरने लगेगी। तो एक्वाटिक एनिमल जो होंगे, एक्वाटिक एनिमल ये डेथ होने लगेंगे, इनकी डेड होने लगेगी, डेथ। ओके, एक्वाटिक एनिमल मरने लगेंगे और ये मर के नीचे पेंदे में जमा होंगे और मर के पेंदे में जमा हो रहे, तो नीचे जो इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ता जा रहा है, तो बीओडी और बढ़ती जा रही है और नीचे से झील बढ़ती जाएगी और इसको अपन झील की एजिंग कहते हैं, यानी कि एजिंग ऑफ लेक होगा। क्या होगा? एजिंग ऑफ लेक। झील का आयु बढ़ रहा है, एक तरह से कह सकते हैं एजिंग ऑफ लेक। एजिंग ऑफ लेक जो हो रहा है बेटा नेचुरल हो रहा है और ऐसा होने में आप मान लीजिए 200 से 500 साल, मान लीजिए 1000 से 500 साल लगते हैं, 500 से 1000 साल। ऐसा होने में 500 से 1000 साल लग जाते हैं, 1000 यार। और ये एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल। और लास्ट में हम कहेंगे बेटा ये झील मर गई, यानी डेथ ऑफ झील। जहां पर झील हुआ करती थी, डेथ ऑफ लेक, अब वहां पर एक मैदान हो सकता है या जंगल हो सकता है, पर जो कुछ भी हुआ झील चली गई बेटा, नेचुरली हुआ। तो इसको अपन क्या कहेंगे? एजिंग ऑफ लेक। और इसी को अपन क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। तो ध्यान देना, सोइल में या लेक में मिनरल का, न्यूट्रिशन का ज्यादा हो जाना यूट्रोफिक है और इस सारी प्रोसेस जिसकी वजह से एजिंग ऑफ लेक हो जाए, ये सारा का सारा यूट्रोफिकेशन है, सुपोषण है। सुपोषण नेचुरल है क्या आर्टिफिशियल है? लेकिन आजकल इस ह्यूमन को देखो रे, क्या करते जा रहा है। अगर ह्यूमन की वजह से यूट्रोफिकेशन को इंड्यूस कर दिया जाए तो उसे ह्यूमन इंड्यूस्ड यूट्रोफिकेशन कहेंगे। ह्यूमन इंड्यूस्ड यूट्रोफिकेशन, यानी कि मानव ने इसको क्या कर दिया? प्रेरित कर दिया। और ह्यूमन इंड्यूस्ड यूट्रोफिकेशन को एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन यानी कि त्वरित सुपोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? त्वरित सुपोषण। सुपोषण बात समझ में आ गई होगी। या फिर इसको कल्चरल यूट्रोफिकेशन भी कहा जा सकता है। कल्चरल यूट्रोफिकेशन। कोई बच्चा कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक न लेवे, मत बजा। कोई बच्चा कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक न लेवे। यहाँ पर कल्चरल का मतलब कल्चरल मीडियम से जहाँ पर ग्रोथ करते बैक्टीरिया वगैरह या कोई भी लोअर एनिमल। तो आप ध्यान दीजिए, यूट्रोफिकेशन एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन क्या है? आर्टिफिशियल या ह्यूमन इंड्यूस्ड है। बात समझ में आ गई? मानव ने अगर हस्तक्षेप कर दिया और झील की एजिंग कर दी, तो जो काम 500 से 1000 सालों में हो रहा है वो 100 से 200 सालों में हो जाएगा। क्या एक्सेलेरेशन हो गया? तेज हो गए, तो इसको अपन क्या कहेंगे? एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहेंगे। आइए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए अपन यहाँ पर थोड़ा कम पड़ जाएगा इलाका, यहाँ पर अपन एक झील की बात करेंगे। बेटा ये एक झील है, लेक है, वाटर बॉडी समझ लीजिए इसको। इस झील के अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन जिस दिन मैं ओशियन पढ़ाया था तभी बता दिया था, ओशियन वगैरह या जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं वो फॉस्फेट के लिए एफिशिएंट होते हैं, उनके अंदर फॉस्फेट नहीं होता। अगर ये वाटर बॉडी है तो इस वाटर बॉडी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे।
ये फाइटोप्लैंक्टन से। बेटा यहाँ पर एक फार्मर है जिसने अपना खेत क्रॉपिंग की है, बहुत अच्छी फसल हुई है यहाँ पर, लेकिन ये क्या, ये फार्मर अपने खेत में बहुत सारे खाद डालता है, उर्वरक डालता है, फर्टिलाइजर डालता है। फर्टिलाइजर डाल दिए, क्या डाल दिए? फर्टिलाइजर। मैं मानता हूँ कि ये फर्टिलाइजर इसकी खेत की फसल को अच्छा करते होंगे, लेकिन एक दिन की बात, भयंकर बरसात, रेनफॉल हुआ, और जब बरसात होती है तो फर्टिलाइजर बह बह के पानी में आते हैं, तो यहाँ पर जो मिनरल्स होंगे, जो न्यूट्रिशंस होगा, वो बह के पानी में आएंगे। और कौन आया? अरे कह देना NPK आ गया। हाँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ऐसे ऐसे मिनरल्स यहाँ पर आ गए। तो बताइए बरसात हुई तो झील में कौन आ गया? NPK आ गया। सही बात है। और NPK इस तरह के मिनरल्स यहाँ पर आते जाएंगे। पहले यहाँ पर BOD कम थी, लेकिन जैसे ये आएंगे, इनके आने से यहाँ पर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, इनका लेवल बढ़ता जाएगा। अरे यार आप देखिए ना, इस झील के पास में तो कोई घर भी है, विलेजर्स यहाँ पर रह रहे हैं, और यहाँ के लोकल विलेजर्स के घर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है? ये विलेजर्स अपने घरों का जो वेस्ट है वो यहाँ पर लाके छोड़ते हैं, सीवेज। ये एक घर नहीं, पूरा पूरा गांव बसा है, और पूरा गांव अपने पूरे गांव का वेस्ट यहाँ पर छोड़ता है लेक के अंदर। कितना खराब काम कर रहे हैं ये। संभालो अपने आप को। ये विलेजर्स झील के किनारे आते हैं, नहाते हैं, धोते हैं कपड़े, और धोने में क्या टाइम लगेगा? डिटर्जेंट यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं। इतना भी टाइम नहीं लगता बेटा धोने में, धो के चले जाते हैं कपड़े। तो यहाँ पर ये डिटर्जेंट यूज करते हैं। जो डिटर्जेंट यूज होता है, उस डिटर्जेंट के अंदर भी बेटा यही सारी चीजें होती है, और झील के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस बढ़ता 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 जाता है। आप जानते हैं ना डिटर्जेंट कितने तरह के आ गए? दाग अच्छे हैं, आपको प्रोटीन का दाग हटाना है, प्रोटीएज डाल दीजिए, तेल के धब्बे हटाना, लाइपेज, इतने सारे इसके अंदर आ रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर झील के अंदर तो न्यूट्रिशन और मिनरल्स बढ़ते जा रहे हैं, एल्गी के मजे आ जाएंगे, एल्गी के मजे आ जाएंगे, और ये ग्रोथ कर के ये ग्रोथ कर लिए। ओहो, एल्गी ने तो बहुत ग्रोथ कर ली है, मजे ही आ गए। और इस तरह की एल्गी की ग्रोथ हुई तो इसको अपन एल्गल ब्लूम के नाम से पुकारते हैं। एक्सिस ग्रोथ ऑफ एल्गी, एक्सिस ग्रोथ ऑफ एल्गी, एल्गी की ग्रोथ हो गई बेटा, इसको आप क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये हो गया बेटा एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम जब होता है एल्गी बहुत ज्यादा ग्रो करती है। आपने पढ़ा है कि एल्गल ब्लूम के टाइम पे वो टॉक्सिक रिलीज करती है। अरे यार ये गांव के पास में थोड़ा बाहर की तरफ चलें तो यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है यार? ओहो हो, कोई मिल लगती है, शुगर मिल है यार यहाँ पर। और ये शुगर मिल वाले अपना जो भी वेस्ट मटेरियल होता है सीधा लाके यहाँ डालते हैं। ये वेस्ट मटेरियल दिख रहा है, गांव वाले डाले जा रहे हैं, मिल वाले डाले जा रहे हैं, और झील पेंदे पे झील के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ने से झील की BOD बढ़ जाएगी, झील के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। इधर एल्गी और परेशान कर रही है। BOD बढ़ी, डिजोल्व ऑक्सीजन कम हुई, जो एक्वाटिक एनिमल थे उनकी डेथ हो जाएगी। डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक एनिमल मर जाएंगे। जब एक्वाटिक एनिमल मरता है तो BOD और बढ़ जाती है, एक्वाटिक एनिमल मरता है तो BOD और बढ़ जाती है। इधर एल्गी जो है एल्गल ब्लूम के टाइम पे टॉक्सिन्स रिलीज कर रही है। ऐसा ही रहा तो लगातार ये झील के अंदर ये भी मरेगी, नीचे आएगी, जमा होती जाएगी, और झील बढ़ती जाएगी। तो लेक धीरे धीरे उथली होती जा रही है, शैलो होती जा रही है। लेक बिकम शैलोअर, शैलो एंड वार्म, गर्म होती जा रही है। शैलोअर और वार्म होती जा रही है, ये भरती जा रही है और गर्म हो रही है। भरती तो समझ में आता है, गर्म क्यों हो रही है यार? जरा ध्यान दीजिए
इतने सारे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये तो बच्चों वाली बात, आप तो डीपली पढ़ चुके। एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन, हाइपोलिम्नियन। अरे जब झील बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर हाइपोलिम्नियन, मेटालिम्नियन बचा ही कहाँ? सिर्फ और सिर्फ एपी बचा है, और एपी तो एनवायरमेंट के साथ टेम्परेचर बदलता है, तो झील का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसा ही होता रहा तो ये झील कुछ ही वक्त के बाद पूरी भर जाएगी और मात्र 100 से 200 सालों में इसकी डेथ हो जाएगी। तो डेथ ऑफ झील, 100 से 200 सालों में डेथ ऑफ झील, डेथ, ये तो ईयर हो गया, डेथ ऑफ झील, लैक। और यहाँ पर झील हमारे बीच नहीं रही। यहाँ पर जंगल भी बन सकता है या फिर मैदान भी बन सकता है। कुछ बच्चे कह देते हैं कि सर जंगल बन गया तो अच्छा हो गया, डाइवर्सिटी और बढ़ गई। मैंने कहा नहीं बेटा, जंगल बड़ा है, बनना है तो डाइवर्सिटी बढ़ी नहीं और कम हो गई यार। आप क्या चाहते हैं, सब तरफ जंगल ही जंगल हो? नहीं, अरे डाइवर्सिटी तो तब है जंगल भी हो, लेक भी हो, डेजर्ट भी हो, आइस वाले एरिया भी हो, तब जाके डाइवर्सिटी है ना। सिर्फ सब तरफ जंगल ही जंगल तो कैसी डाइवर्सिटी? तो ये हमने आज टॉपिक कंप्लीट किया है, कौन सा? यूट्रोफिकेशन। 6 पे क्या? आगे अपन को पढ़ना है बेटा, आगे का टॉपिक अपन लेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। अपने देखते हैं आसपास के इलाकों में, फिर सिटीज में सीवेज जो होता है, सीवेज बहुत ज़्यादा है, और अपन सीवेज का क्या करेंगे? ट्रीटमेंट, वाहित मल उपचार। तो सीवेज ट्रीटमेंट चल रहा है, हिंदी में लिख देंगे वाहित मल उपचार, वाहित मल उपचार। सिटीज की जो बड़ी समस्या है सीवेज, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये कैसे किया जाएगा? तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 से। सबसे पहले जो होता है बेटा यहाँ पर इसके अंदर, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट कहेंगे, प्राथमिक उपचार। तो पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाएगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद 2 नंबर पे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें सबसे पहला काम होता है फिल्ट्रेशन, और दूसरा काम यहां पर होता है, दूसरा काम सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन का मतलब अवसादन, फिल्ट्रेशन का मतलब फिल्टर करना। यहां पर अपन को पहला काम करना है एरेशन टैंक, एरेशन टैंक। यहां पर दूसरी चीज जो यूज होगी सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक। और तीसरी चीज जो यहां पर होगी वो होगा अनएरोबिक या फिर एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूरे शहर से जो भी गंदा वाहित मल आ रहा है उसको एक पाइपलाइन से लेकर के आएंगे और उसको ला करके एक बड़े से टैंक में डालेंगे। यहाँ पर एक बड़ा सा टैंक है जिसमें इसको डाला जाएगा। इस टैंक को हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक के नाम से पुकारेंगे। किस नाम से? प्राइमरी सेटलिंग टैंक। तो ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक है। प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जब ये आएगा तो हम जानते हैं यार हमारी सिटीज से जो वाहित मल या सीवेज आता है उसमें क्या कुछ नहीं होता नालों में। आप देखिए आपके जूते, चप्पल, प्लास्टिक की बोतल्स, बिस्कुट के छिलके और तुम जो भी डालते हो वो सब कुछ। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर पहुँचे की दिक्कत आ जाएगी। तो इससे पहले ही यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक लगा लिया फ़िल्टर, ये बेटा फ़िल्टर हो गया। और ये जो फ़िल्टर होगा यहाँ पर जो आने वाला सीवेज पानी आ रहा है, गंदा पानी, इस गंदे पानी में से जो सॉलिड वेस्ट होंगे उनको यही रोक लेगा। तो ये देखो यहाँ पर इसने सॉलिड वेस्ट को यही रोक लिया।
ठीक है, और बाकी का पानी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर भर जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना, इसको चुपचाप पड़ा रहने दो कुछ देर, बस ये पानी ऐसे ही पड़ा रहेगा तो इसके अंदर जो मिट्टी है, क्ले है, सिल्ट है, सैंड है, सारा का सारा पेंदे में जम जाएगा, सारा का सारा पेंदे में जम जाएगा। ठीक है, इसको प्राइमरी स्लज कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइमरी स्लज। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद जब इस पानी के अंदर हम देखेंगे कि सब कुछ पेंदे में बैठ गया है, तो इस पानी को निकालेंगे और निकाल करके एक दूसरे टैंक में डालेंगे, जिस टैंक का नाम होगा एरेशन टैंक। क्या नाम होगा बेटा? एरेशन टैंक। तो एरेशन टैंक के अंदर इसको डालेंगे, एरेशन। तुमको क्या लगता है यहाँ पे सब कुछ पेंदे में बैठ गया था क्या? अरे बैक्टीरिया कहाँ पेंदे में बैठा होगा? तो पानी में ही होगा। जिसके अंदर जो डिजोल्व ऑर्गेनिक मटेरियल वो कहाँ पेंदे में बैठा? वो भी इसके अंदर ही है। वो सारा का सारा यहाँ पर निकल गया। तो जो कुछ यहाँ से बाहर जा रहा है, इसके लिए अपन बोलेंगे बाहर जा रहा है इफ्लेंट, और ये पहली बार तो इसको बोलेंगे प्राइमरी इफ्लेंट। इसको प्राइमरी इफ्लेंट के नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है, ई का मतलब एग्जिट होना, यहाँ से एग्जिट हो रहा है, इधर से जाएगा इसके अंदर, और ये सारा का सारा इसमें आ गया। क्या बताइए, इस पानी के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इस पानी का बीओडी बहुत ज्यादा बीओडी वाला पानी है। एक काम करो, यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया डाल दो। तो यहाँ पर अपन कुछ बैक्टीरिया डाल देंगे, ऐसे बैक्टीरिया जो इस ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल का क्या करे? डिकम्पोजिशन करे। जब डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ पर इस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? होगी। एक काम करो, बहुत ज्यादा मात्रा में तुम जितनी ऑक्सीजन दे सकते हो दे दो। बाहर से पाइप से भी ऑक्सीजन देनी पड़ी तो O2 की सप्लाई करो। O2 सप्लाई बाहर से भी करनी पड़े तो करेंगे, बट इसको ऑक्सीजन पूरी देंगे। अगर ऐसा है तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन सब तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके लिए एक पंखा और लगा दो। ये पंखा हवा के लिए नहीं है, इस ऑक्सीजन को मिक्स करने के लिए, जिसको आप एजिटेटर कहते हैं। पंखा और लगा दिया। अब ये घूमेगा और अच्छे से ऑक्सीजन को मिक्स करेगा। तो जब ऑक्सीजन को अच्छे से मिक्स किया जाता है, उस वक्त यहाँ पर फ्लॉक्स तैयार हो जाएंगे। फ्लॉक क्या होते हैं? इस तरीके से फंगस जो होती है उसके माइसीलियम होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया ट्रैप होकर रहते हैं। कुल मिला के बैक्टीरिया और फंजाई के मास से। तो फ्लॉक्स क्या है? मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई के मासेस, यहाँ पर रेड कलर से फ्लॉक्स बना रहा हूँ। तो जो बैक्टीरिया फंजाई है, क्या वो यहाँ पर लगातार ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज कर लेंगे? ऑर्गेनिक मटेरियल को अगर लगातार डिकम्पोज करेंगे, क्या यहाँ की बीओडी लगातार मर जा घट जाएगी? बीओडी क्या हो जाएगी? अरे ऑर्गेनिक मटेरियल कम हो गया तो बीओडी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। हमने बीओडी को कम कर दिया। जब इसकी बीओडी कम हो जाए तो यहाँ से इसको निकाल करके एक अगले टैंक में डाल देना। ये जो टैंक है इसको सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के नाम से पुकारा जाएगा। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। कुछ ही नहीं करना है, यहाँ पर जो पानी आए उस पानी का बीओडी बहुत कम है। इस कम बीओडी वाले पानी को स्थिर रखना है। आपने देखा कि सब कुछ तो यहाँ पर जम गया था, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ और जमता जा रहा है। अरे ये क्या है यार? फ्लॉक्स है ना, अब वो भी तो वहां पे जमेंगे। थोड़ी देर पड़ा रखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे तो घुमाया जा रहा था, अब वो प्रॉपर यहाँ पे जम जाएंगे। इसको अपन सेकेंडरी या फिर एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। सेकेंडरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेकेंडरी टैंक में, एक्टिवेटेड इसलिए कह रहे हैं कि फ्लॉक्स मरे नहीं है, बैक्टीरिया फंजाई के स्पोर्स है यहाँ पे, इसलिए एक्टिव है, एक्टिवेटेड लिख दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ गए। एक काम करो रे, अब इसके अंदर बीओडी बहुत कम हो चुकी है। बीओडी यही कम करके ही भेजा था हमने, बीओडी बहुत कम हो चुकी है। अच्छा, ये जो निकलेगा इसको सेकेंडरी इफ्लेंट कह देंगे ना। बीओडी बहुत कम हो चुकी है, इस पानी को नदी में छोड़ दिया जाए। यहाँ पर कोई रिवर जा रही है, इस रिवर में इस पानी को छोड़ दिया जाएगा। ओके, मजा तो तब आता कि जब ये जो निकल रहा था इसको एक वेटलैंड से गुजार देते, तो तुम्हारे मन में जो छोटी मोटी शंका है वो भी नहीं रहती, और सब कुछ एब्जॉर्ब होके वो पानी प्योर हो जाता और हम आपके घरों में भेज देते। पर कोई बात नहीं, अभी आपके घरों में भेजा तो आप नहीं पिएंगे, बोलेंगे नाले का पानी पिलाया जा रहा है। हम एक काम करेंगे, 8-10 किलोमीटर बाद वापिस से इस पानी को निकालेंगे और फिर आपको पिलाएंगे। जलदाय विभाग, यहाँ पर विभाग का नाम चेंज कर देंगे, जलदाय विभाग के नाम से वापिस ये पानी आपके घरों में भेजा जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, अब यहाँ पर कुछ और चीज समझने लायक है। इस सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो सेटल हुआ इसको निकालेंगे
और एक और टैंक में भेज देंगे। इस टैंक में भेजेंगे, ये है अनएरोबिक टैंक। कौन सा है? अनएरोबिक टैंक। अनएरोबिक टैंक में इसको डाल दिया जाएगा। तो यहां पर ये जो है बेटा, ये रहे वो, ओके, ये क्या है? लॉग से। इसके ऊपर अनएरोबिक बैक्टीरिया को डाल दिया जाएगा, अनएरोबिक एरोबिक बैक्टीरिया। तो अनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा? इसका डाइजेशन करेगा। देखो आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तभी बीओडी कम कर पा रहे हैं, लेकिन ये अनएरोबिक बैक्टीरिया है। और अनएरोबिक बैक्टीरिया जब इसका डाइजेशन करेंगे तो तरह तरह की गैस रिलीज होगी। ये CH4 गैस निकालेंगे, ये CO2 गैस निकालेंगे, H2S निकालेंगे। अरे का दो रे, बायोगैस बन गई, बायोगैस बन गई। आप जावन समझते हैं? इनोक्यूलम। दही जमाने के लिए थोड़ा सा जावन डाला जाता है। अब हमारे मन में सवाल आता है कि फ्लॉस कहाँ से है? तो यहीं से जब जरूरत होती है तो थोड़ा थोड़ा निकाल के शुरू में यहाँ डाल दिया जाता है, जिसे हम इनोक्यूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनोक्यूलम, जिसको हिंदी में है जावन। ये दही बना रहा हूँ मैं, निवेशी द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? निवेश। वो तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ जावन। हाँ, रख दो रात भर के लिए, सुबह उठ के फिर। हाँ, चलो इधर निवेशी इनोक्यूलम है ना, इधर डाल दिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर आपने देखा कि बायोलॉजी की सहायता से इसका ट्रीटमेंट किया, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और यहाँ पे फिजिकली सेपरेट किया, फिजिकल ट्रीटमेंट। आई थिंक समझ में आ चुका है। एनसीईआरटी तो यहीं तक बात करती है, हम थोड़ा और आगे बात करते हैं। 8-10 किलोमीटर बाद इस रिवर से हम इस पानी को वापस लेंगे और अब करेंगे इसका टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट, और टर्शरी ट्रीटमेंट को हम पुकारेंगे फिजियोकेमिकल। क्या बोलेंगे? फिजियोकेमिकल। फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें क्या करते हैं? यहाँ पर इस पानी को एक पाइपलाइन से निकाला जा रहा है ना, और पाइपलाइन से निकाल करके इसको घरों में भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले इस पानी को ट्रीट किया जाएगा, इसको O3 से, UV रेज से और क्लोरीन से ट्रीटमेंट किया जाएगा, ताकि इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है वो भी मर जाए और ये पानी प्योर हो जाए। आप चाहते थोड़ा और बेहतर हो जाए काम, ये पानी आपके घरों में भेजा जा रहा है, अब अपने घरों में RO लगाओ, फिर इस पानी को यूज में लो। इस तरीके से पानी का ये चलता रहता है। क्या सारी बातें समझ में आ गई? क्या क्लियर कि नॉट क्लियर? ये बैक्टीरिया कैसे, एरोबिक या एनारोबिक? ये यही बैक्टीरिया है, मर गए, और इनका डाइजेशन करने के लिए जो आ रहा है वो अनएरोबिक है। सही बात है? कोई दिक्कत किसी को? 6 हो गया।